हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो 11 तारीख को पेपर हुआ है, ठीक है, उसका फिजिकल पोर्शन जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास आए, आप कितना कर पाए। आपकी तैयारी बहुत अच्छा चल रही होगी, ये सब मुझे विश्वास है। आप सब अच्छा करेंगे, ये भी विश्वास है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 46 है, द नेचर ऑफ मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 50 ml of 0.1 molar H2SO4 and 50 ml of 0.1 molar NaOH। अब देखो यहाँ दो तीन पॉइंट है। एक तो हमारे पास मिक्सचर है और एक हमारे पास जो है वो एसिड का मिक्सचर है, और एक जो है उस मिक्सचर में किस किस का है, एसिड और बेस का मिक्सचर है, जिसमें एसिड जो है वो H2SO4 है ना, और बेस जो है वो क्या है बच्चा पार्टी, NaOH है। तो आपने देखा होगा कि जब हम कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं तो उसमें हमें देखते हैं कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में एसिड के मिली इक्विवेलेंट और बेस के मिली इक्विवेलेंट बराबर होना चाहिए, बराबर। तो मिली इक्विवेलेंट क्या होता है बताओ, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, इसको हम बोलते हैं मिली इक्विवेलेंट, है ना। मतलब मिली इक्विवेलेंट दोनों के बराबर होंगे तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, एंड पॉइंट आ जाएगा रिएक्शन का। अब यहां देखते हैं एसिड के लिए क्या है, 0.1 मोलर है। तो मोलर अगर है तो इसको हमें नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है बताओ, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, यानी कि एसिड का बेसिसिटी। तो यहां पर जो H2SO4 का बेसिसिटी है वो है 2, तो यहां पर 0.1 इंटू कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू हो जाएगा कितना, 2। ये हो गया इसका नॉर्मेलिटी, और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 50, इक्वल टू बराबर होना चाहिए किसके, कितना, बेस कितना है बताओ, बेस है हमारे पास 0.1, कितना है 0.1, और इसका वॉल्यूम कितना है 50, है बराबर है। तो यहां देखो कितना हो गया, यहां पर तो हो गया 10 मिली इक्विवेलेंट और यहां पर हो गया 5 मिली इक्विवेलेंट, यानी कि एसिड और बेस का जो रिएक्शन होगा उसमें 10 मिली इक्विवेलेंट जो है वो एसिड का है और 5 मिली इक्विवेलेंट बेस का है। तो इस वजह से इसमें हमारे पास जो एसिड जो है का अमाउंट या मिली इक्विवेलेंट ज्यादा होगा NaOH। तो NaOH तो खत्म हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एसिडिक, यानी कि आपका जो आंसर आएगा 46 का वो आ जाएगा ए आंसर, एसिडिक। क्यों, क्योंकि उसमें अभी भी आफ्टर द रिएक्शन उसमें मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर गाइस? चलो, तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ना। 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लोबुलर सॉल्ट। तो ग्लोबुलर सॉल्ट क्या होता है आपको मैंने बताया था जब सॉल्यूशन पढ़ाया था। तो इसका जो ग्लोबुलर सॉल्ट का जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो आता है Na2SO4, है ना, .10H2, है ना, .10H2 ये ग्लोबुलर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। और किसके साथ आइसोटोनिक है। अब यहाँ जो है आइसोटोनिक है, यहाँ पर जो आइसोटोनिक है वो क्या है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KNO3। अब यहाँ KNO3 ले लो, KNO3, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो आयंस आएंगे, अगर हम 100% आयोनाइजेशन मान लेते हैं तो यहाँ पर जो आयंस आएंगे यानी कि N बराबर आएगा 3, और उसी को हम यहाँ पर I मान लेते हैं अगर 100% आयोनाइजेशन है तो। और यहाँ पर जो N का वैल्यू होगा वो 2, यानी कि I का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, है ना। तो यहाँ पर वांटा फैक्टर चेंज हो गया, वांटा फैक्टर चेंज हो जाएगा तो पाई इक्वल टू क्या होता है, पाई बराबर होता है कितना, बोलो भाई, हाँ, पाई बराबर हो जाएगा ICRT, है ना। तो यहाँ पर 1 मोलर तो बराबर है, C तो दोनों का सेम है, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो I वेरी कर रहा है यहाँ पर। तो ग्लोबुलर सॉल्ट का जो I है वो 3 है और KNO3 का जो I है वो 2 है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हो गया रॉन्ग। और बोल रहे हैं आइसोटोनिक, मतलब जो है वो एटॉमिक जो सॉरी
ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, ठीक है, solutions having same molar concentration of solute may or may not have same osmotic pressure। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मोलर कंसंट्रेशन सेम है और आई डिफरेंट है तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा। अगर मोलर कंसंट्रेशन भी सेम है और आई भी सेम है तो आई मतलब वन फैक्टर, तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा। तो आइसोटोनिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम होने से आई भी अगर सेम होना चाहिए। अगर आई सेम और मोलर कंसंट्रेशन भी सेम तो आइसोटोनिक हो सकता है, अदरवाइज नहीं। यानी कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो आपका आंसर जो है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। आगे बच्चों समझ में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48 में जो है आपका पेपर में यहाँ पर जो है वो ये इसमें गलत आ गया, ये वेट बाय वेट है ना, 5.8% है ना, 5.8% क्या है, NaCl है ना, और ये दो मोल, तो इसमें देखिए आई का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 2, एम का मान कितना हो जाएगा 1, अगर नंबर ऑफ मोल से भी निकाले तो, है ना। तो यहाँ पर आई का मान कितना हो जाएगा 2, और ग्लूकोज में आई का मान 1 है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 2 मोलल है, 2 मोलल सॉल्यूशन। तो इन दोनों का जो वेपर प्रेशर है P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू I, है ना, और यहां पर मैं ले लेता हूं N अपॉन N, ठीक है। तो उससे भी आपका जो है I का वैल्यू यहां पर NaCl के लिए 2 आएगा, है ना। बाकी डाटा तो वहां भी पॉइंट बना रहा है, देखो 5 पॉइंट कितना है 8 डिवाइडेड बाय 58, है ना, इनटू कितना हो जाएगा 100, इनटू कितना हो जाएगा 1000, कितना आ रहा है M1 आ रहा है, और ग्लूकोज का कितना दे रखा है 2 दे रखा है। अब ग्लूकोज के लिए M2 है और I1 है, और NaCl के लिए I2 है और M1 है, तो दोनों का जो है वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा बी। क्लियर, चलो। हाँ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C6H6, सबका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, देखो यहां पर C6H6 का बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे भाई बताओ, कितना दे रखा है 80 डिग्री दे रखा है ना, और जो है वो CH3OH का बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, वो दे रखा है 65, है ना, और C6 एनिलीन C6H5NH2 का दे रखा है कितना 184, है ना, और लास्ट में क्या है, लास्ट में नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2, है ना। तो इसमें जो है वो हमारे पास कितना दे रखा है, ये है 212। अब देखिए वो क्या पूछा, विच विल शो हाईएस्ट वेपर प्रेशर। अब हाईएस्ट वेपर प्रेशर वो शो करेगा जिसमें क्या हो रहा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब देखिए ये रहा वेपर प्रेशर, देखो यहाँ पर, है ना, तो उस कंडीशंस में हमारे पास जो है इसका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट कम, तो वही हो जाएगा वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट विद मॉलिक्यूलर मास 100 ग्राम डिजोल्व इन 100 ग्राम सॉल्वेंट टू शो 0.3 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब डेल्टा टीएफ जो है वो कितना है 0.3 डिग्री है ना। अब आप क्या बोल रहा है कि 10 ग्राम सॉल्यूट आपने लिया है, तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू तो मैं जो है वो रख देता हूं, डेल्टा बॉइलिंग पॉइंट है ना, हाँ ओके बॉइलिंग पॉइंट टीबी, डेल्टा टीबी है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास 0.3 है, तो डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, ठीक है याद करो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस बॉइलिंग पॉइंट
ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। बहुत बढ़िया, है ना। इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 0.3। अब हमें निकालना है मोलर मास ऑफ, अच्छा हमें निकालना है केबी। क्या निकालना है हमें? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलर एलिवेस्कोपिक कांस्टेंट में जो है वो हमें केबी निकालना है। तो केबी के लिए क्या होगा बताओ? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू क्या हो जाएगा? मोलैलिटी, है ना बेटा। अब देखो डेल्टा टीबी कितना दे रखा है? 0.3। ठीक है बच्चों, अब 0.3 आपको दे रखा है और ये इक्वल टू हो जाएगा किसके? केबी। केबी तो हमें फाइंड आउट करना है ना। और क्या क्या दे रखा है भाई मोलैलिटी में? 10 ग्राम, ये 10 ग्राम, और इसका मोलर मास ये 100। बहुत बढ़िया। अब चाहिए मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट कितना दे रखा है? 100 ग्राम। तो इनटू कर दो क्या? 100, लेकिन ये ग्राम में है, मुझे केजी में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बताओ? यहां पर कर दूंगा मैं 1000, है ना। तो यहां पर हमारे पास जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा कौन सा? देख लो क्या हो रहा है। ये देखो, ये गया कितना? 10 टाइम्स। ये गया क्या? 10 से 100 टाइम हो गया कितना? 1, यानी कि के भी 1 ही आएगा, है ना। तो 0.3 ही हमारा आंसर आ जाएगा, सी आंसर। ठीक है बच्चा पार्टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, चलो चलो। विच सॉल्ट में शो द सेम वैल्यू ऑफ क्वांटा फैक्टर एज दैट ऑफ K4FeCN6 इन वेरी डायल्यूट स्टेट। अब देखिए एक बात चीज ध्यान दो, अगर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो अल्फा ना दे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो आप 100% मान लो, एक बात। दूसरी बात, अगर वो बोलता है वेरी डायल्यूटेड, तब भी आप जो है आप जानते हो, क्योंकि अगर हम डायल्यूशन करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? बढ़ता है। तो वेरी डायल्यूटेड मतलब वो 100% आयोनाइज हो गया। तो हमारे पास जो K4, ठीक है ना, और Fe, ये यहाँ ब्रैकेट में मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर, है ना। तो K4 ये हो जाएगा क्या? Fe, और ये CN6। अगर ब्रैकेट में नहीं भी है तो आप समझ गए होंगे कि वही कंपाउंड है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसके जो आयंस बनेंगे वो बनेंगे 4K प्लस प्लस, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा FeCN6 और 4 माइनस, यानी कि यहां पर N का वैल्यू 5, तो I का वैल्यू भी कितना होगा? 5 हो जाएगा। अब बताओ किसमें 5 आ रहा है? यहां देखो 5 आयंस बन रहे हैं, ऐसे दिख गया अंतर। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, कोई ज्यादा इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है। अब देखो 5% solution of cane sugar is isotonic with 0.87% of X. The molecular weight of substance X is. बहुत सिंपल सा पॉइंट है मेरे भाई। आइसोटोनिक का मतलब क्या है? हम बोल देंगे पाई, कौन सा? यू कैन शुगर, पाई कैन शुगर बराबर पाई और कौन सा? एक्स, जो कंपाउंड ना एक्स हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे? 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? 5। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। अच्छा एक चीज और, केन शुगर तो क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका तो हम क्वांटा फैक्टर 1 लेंगे। ठीक है, और आइसोटोनिक जो है वो यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, एक्स का वैल्यू तो परसेंटेज कुछ दे रखा हो। ठीक है, तो एक्स को हम जो है वो अननोन है, तो यहाँ पर हमें आई का फैक्टर लेने की आवश्यकता नहीं है। चलो चलो करते हैं फिर। हमारे पास जो है तो इसका मोलर मास 5 डिवाइडेड बाय केन शुगर 342, कैसे? C12H22O11, ये केन शुगर होता है ना, बराबर है कि नहीं, है ना। और ये तो आ गया इनटू कितना है? 5% है ना। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? यहां पर ले लो, वॉल्यूम कितना बचा? 100 ml में है, इंटू 100 ml इंटू 1000 कर दो, लीटर में आ जाएगा। यहां करो, इधर आओ, यहां पर करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.877 डिवाइडेड बाई मोलर मास जो हमें फाइंड आउट करना है, इंटू 100 इंटू कितना करो? 1000।
ठीक है। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो उस कंडीशंस में हमारे पास जो है ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 10, ठीक है। और इसको आगे भी जब आप m निकालोगे तो m आपका जो है वो आता है, ठीक है, आंसर आता है 59.98, है ना। आ गई बात समझ में, सोल्व कर लेना है इसको, मैं कर देता हूँ, वैसे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 342 ये हो गया, इंटू कितना हो गया 100 हो गया, इंटू हो गया कितना 0.877, इंटू कितना हो गया 10, डिवाइडेड बाई हो गया कितना हो गया 5 इंटू 1000। देख लेने, पूरा क्वेश्चन करेंगे तो शॉर्ट आउट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशंस ऑफ यूरिया। अब देखिए यूरिया तो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और BaCl2 जो है, BaCl2 में जो है वो आयंस कितने होते हैं, 3 आयंस बन रहे हैं। अगर हम 100%, अभी बोला ना मैंने कि अल्फा अगर नहीं है तो आप 100% करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब ये AlCl3 है, अब AlCl3 में जो है वो आयंस कितने बनेंगे 4, BaCl2 में कितने बनेंगे 3, यूरिया में कितने बनेंगे 0, मतलब वो तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, 0 तो नहीं बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें क्या पूछा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इक्वल टू होता है ICRT। अगर ये तीनों कंडीशन सेम है, ध्यान देना, अगर ये तीनों कंडीशन इक्विमोलर मतलब कंसंट्रेशन सेम, RT सब सेम, तो यहाँ पर जो डिपेंड करेगा वो करेगा किस पर, I पर। तो आप देखिए सबसे ज्यादा I किस में है, जहाँ N ज्यादा होगा, तो N कहाँ पर, एल्यूमिनियम एरा, AlCl3 में, फिर BaCl2 में, फिर यूरिया में, मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा 53 का आंसर हो जाएगा आपका कितना, A है कि नहीं बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग, ठीक है, 250 ग्राम ऑफ सैंपल, एक अज्ञात कंपाउंड है, ठीक है, जो कि 34 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व कर दिया, बराबर है। अब उसके करने से उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट में जो उन्नयन हुआ, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन बोले हिंदी में, या इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीबी हुआ कितना 1.38, तो डेल्टा टीबी हो गया, है ना। और एक सैंपल कितना है 250 ग्राम, किसमें डिजोल्व किया, सॉल्वेंट कितना है 34 ग्राम में, डेल्टा टीबी कितना हो गया 1.38, ठीक है। तो विच एक्सप्रेशन गिव्स द मोलर मास ऑफ द अननोन कंपाउंड, तो भाई मेरे क्या करेगा बोलो, डेल्टा टीबी बराबर, अच्छा यहाँ पर आई का कोई लफड़ा है क्या, आई का कोई लफड़ा नहीं है, क्यों, कोई कंपाउंड का जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का नाम अननोन कंपाउंड है, तो हम यहाँ पर आई को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Kb, ठीक है, Kb मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और यहाँ पर आ जाएगा मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या बोला है उसे, मोलर मास क्या हो जाएगा, तो सबका वैल्यू है, ये कितना है, ये कितना है, देखो ये रहा डेल्टा टीबी कितना है, ये हो गया, मैं इसके नीचे पुट कर रहा हूं, है ना, केबी का वैल्यू दे रखा है, डब्ल्यू सॉल्यूट ये रहा कितना 2.50, mm सॉल्यूट वो ज्ञात करना है, और डब्ल्यू सॉल्वेंट ये रहा, कहाँ पे गया, ये 34 ग्राम, तो डब्ल्यू सॉल्वेंट 34 ग्राम। अच्छा ध्यान रखना, जब आप 34 ग्राम करोगे तो इसको 1000 ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, आई रिपीट केजी में लेना है मेरे भाई, ठीक है। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी डब्ल्यू सॉल्यूट, ये आपका आंसर में चला जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों यहां तक, ओके, ठीक है ना। आगे बढ़ते, हाँ अब देखो वो क्या बोल रहा है, when 1.20 ग्राम ऑफ सल्फर इज melted with 15 ग्राम ऑफ नेप्थलीन, the solution freezes at 72 degree, what is the molar mass of this form of sulfur, ठीक है। डाटा
नेप्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 80 है। तो भाई साहब पहले तो डेल्टा टीएफ निकालो। तो डेल्टा टीएफ अगर आप निकालोगे, डेल्टा टीएफ अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 80, क्योंकि डिफरेंशियल इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना। और यहाँ पर जो नेप्थलीन है, ठीक है, नेप्थलीन का क्या है, सॉल्वेंट है। 80 में से कर लो आप 77.2 को माइनस, तो डेल्टा टीएफ आपका जो है वो आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको डेल्टा टीएफ, रुको एक मिनट में आपको उसका डाटा बता देता हूं ताकि आप जो है वो, हाँ, तो ये आ रहा है यहाँ पर कितना हमारे पास 2 पॉइंट कितना जो है वो यहाँ पर आ रहा है ना। तो 6.8 डेल्टा टीएफ का मान, ठीक है। डेल्टा टीएफ जो है ये आ रहा है, तो यहाँ पर कितना है देखो 77, तो ये आ रहा है कितना 2.8, ये बता रहा था मैं आपको, है ना। ये 2.8 हमारे पास जो है वो आ जाएगा डेल्टा टीएफ। अब डेल्टा टीएफ जो है वो आने के बाद, ठीक है ना, डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा के एफ, है ना, इनटू मोलालिटी। अब देखो मोलालिटी के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। 120 ग्राम तो क्या है, 1.20 ग्राम तो क्या है, सल्फर, है ना। और इसका जो है उस सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड का ये हो गया मोलर मास। और बेटा यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई मेरे, कितना है, ये है 15 ग्राम जो है में घुला हुआ है। और क्योंकि ग्राम में है तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें चाहिए केजी में, तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। अब आप इसको आराम से जो है सोल्व कर सकते हैं। केप का मान कितना है, तो केप का मान डेल्टा टीएफ इक्वल टू जो है ये हमारे पास आ गया कितना 2.8 इक्वल टू, केप का मान दे रखा, ये रखा 6.80 इंटू 1.2 इंटू 1000, है ना, डिवाइडेड बाय जो है वो m इंटू 15। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे m को, तो आपका आंसर आ जाएगा 194, यानी कि बी आंसर आ जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट विल फॉर 1 मोलर, मतलब सबका जो है वो क्या है 1 मोलर है। एस्यूमिंग इक्वल आयोनाइजेशन इन एच, मतलब 100% हम आयोनाइजेशन मान लेते हैं। तो देखिए डेल्टा टी बराबर क्या होता है, डेल्टा टी बराबर होता है के एफ, और आई भी है क्योंकि सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना, कोई आयन देगा कोई नहीं, तो आई मान लेते हैं इंटू एम। अब देखो ये सारा कंडीशन सेम हो गया, अब बचा क्या आई। अब आई ज्यादा होगा तो डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, हिमांक में अवनमन, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ जो है वो क्या होता है, वो होता है, ये होता है किसका, सॉल्वेंट माइनस टी सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल। अब देखो डेल्टा टी एफ ज्यादा होगा, कब ज्यादा होगा, जब टी एफ सॉल्यूशन क्या होगा, कम, ठीक है, ध्यान रखना। आई ज्यादा डेल्टा टी एफ ज्यादा, डेल्टा टी एफ ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन कम, और उसे वही पूछा है सॉल्यूशन कम। तो आई का वन देखो यहां पर आई कितना बनेगा, यहां पर हमारे पास जो है वो क्या हो रहा है, हाँ, यहां पर हमारे पास जो है वो हो जाएगा एफ ई, ये यहाँ पर ये ए पॉइंट है यहाँ पर, है ना, तो ये सी एल हो जाएगा, या एक सी एल बाहर है या 2 सी एल बाहर है, और यहाँ पर जो है वो, तो उस कंडीशंस में क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर देखो सारे सी एल अंदर है, सारे सी एल क्या है अंदर है, ठीक है, आपको पेपर में मिलेगा, ब्रैकेट यहाँ अंदर मिलेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर 3 सी एल, यहाँ पर 1 सी एल, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अभी की कंडीशन में देखो अगर ये ब्रैकेट नहीं होता है और ब्रैकेट यहाँ होता है
तो फिर आंसर ए भी होगा और डी भी होगा, ध्यान रखना। मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपको जो पेपर दिया होगा आपने, तो यहाँ ब्रैकेट मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं भी मिलेगा तो यहाँ पर ए और डी आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जो है वो आई जो है वो नहीं होगा, क्योंकि दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 56 ये ऐसा हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 260 टॉर, हाउ मेनी मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर बहुत सिंपल है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ पर आप जाओ पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन बाई एन, ऐसा कर सकते हो। या फिर आप पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड इक्वल टू एन और एन प्लस एन से भी जा सकते हो, ठीक है। तो मैसेज चला जाओ, चलो चलते हैं, फिर इससे चलते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आंसर पूरा का पूरा। क्या करेंगे बताओ, क्या क्या दे रखा है, ये हो जाएगा हमारे पास 268 है ना, 268 माइनस हमारे पास हो जाएगा कितना 167 डिवाइडेड बाय, देखना मैंने यहाँ पी एस लिया है, गौर से देखो पी एस लिया है मैंने, यहाँ पर पी नोड नहीं लिया है, तो एन बाई एन खींच कर सकते हैं, ठीक है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर मैं लूंगा कितना 167, ठीक है, इक्वल टू में कर लूंगा कितना एन। अभी एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो उसको चाहिए, हाउ मेनी मोल्स है ना, और कितना मोल है बेंजीन का पर मोल, यानी कि इसका मान 1 हो जाएगा, है ना। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा, कितना आ जाएगा 58 में बी, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है ना। आप सोल्व करेंगे इसको 160 और 262 माइनस अपॉन 160, ये आ जाएगा 0.60, ठीक है। ये भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिया है, तो उसको थोड़ा हमने मॉडिफाई कर लिया क्वेश्चंस को, ठीक है ना। चले, ग्लूकोज गिव्स पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, है ना, बिकॉज इट कैन, देखो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वैसे ऑर्गेनिक का भी है और ये फिजिकल का भी आ गया इधर देखो, है ना। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, तो कोई है ना, ये आ गया देखो। तो ये जो है ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखो अब कौन सा ग्रुप है यहाँ पर बताओ, 59 में जो है वो हमारे पास कौन कौन से ग्रुप है, देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप, देखो सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देता है, फेलिंग्स, और उसके साथ अमोनिकल टोलेंस एजेंट, याद करो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टोलेंस एजेंट, तो वो कौन सा देता है, अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट, फ्रक्टोज रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन। अब देखिए जो फ्रक्टोज होता है वो उसका फॉर्मूला भी C6H12O6 ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो एक कीटोनिक ग्रुप होता है, और कीटोनिक ग्रुप के साथ क्या होता है CHOH, मतलब हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप, ये रहा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप की वजह से ये फॉलोइंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है। और देखा जाए तो ग्लूकोज में अल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है, और जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो दोनों में होते हैं। इस वजह से जो कि आपका जो फ्रक्टोज है वो फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट देता है, ऑर्गेनिक का है, ये पॉइंट तो हमारे पास। अब देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्टली, अब देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्या है, डेल्टा जी पॉजिटिव, जब आइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो डेल्टा जी जो है वो क्या होता है, मिक्सिंग नेगेटिव होता है ना, ध्यान दो, है ना, और डेल्टा एच का वैल्यू 0 होता है ना, और टी डेल्टा एच या डेल्टा एस में जो तापमान होता है डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ढूंढो डेल्टा जी पॉजिटिव गलत, डेल्टा जी पॉजिटिव गलत, हाँ यहाँ डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा एच 0 और डेल्टा जी नेगेटिव, करेक्ट हो गया है कि नहीं।
61, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा, इसमें तो कुछ करने की आपको आवश्यकता ही नहीं। चलो, एफिशिएंट ऑन रिएक्शन विद, वो ये बोल रहा है कि K4 एफिशिएंट 6 के साथ जब एफिशिएंट जो है वो रिएक्शन करता है तो एक ब्लू कलर जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब इस डायग्राम को बता करके, डायग्राम को देख करके आपको ये बताना है कि कहां पर क्या कंडीशन होगा। तो देखिए इधर जो है वो 0.1 मोलर है और इधर जो सॉल्यूशन है वो 0.01 मोलर है ना। तो उस कंडीशंस में हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, आप जानते हैं कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है एसपीएम में क्या होता है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर की तरह हम यूज करते हैं ऑस्मोसिस में, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है बाय द एसपीएम। याद है कि नहीं है ना। अब देखो यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास क्या है, लो है, ठीक है, और यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास क्या है, हाई है ना। बोलो भाई, तो क्या हो जाएगा यहां पर जो है ड्यू टू द ऑस्मोसिस, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो है एक हमारे पास क्या है 0.01, ठीक है, तो ये तो हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है, ठीक है, तो उस कंडीशंस में हमारे पास जो है वो कोई कलर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ये भी देख लो, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 0.01 और यहाँ पर 0.01 मोलर, ठीक है ना, साइड वाई और साइड एक्स, ठीक है। तो सॉल्यूट के पार्टिकल का, वाटर का होता है ट्रांसपेरेंट, तो यहाँ पर कोई कलर जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल वहाँ से जो पास नहीं होता है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उस कंडीशंस में मैच द कॉलम विद, यहाँ देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग मतलब पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान दो, अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो आई और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आई तो है, क्वांटा फैक्टर तो है क्या मोल फ्रैक्शन कहीं नहीं है, बराबर है, यानी कि ए के लिए तो आएगा क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, है ना। अब बी देखते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटा फैक्टर होता है, सही बात है। और क्या होता है बताओ, और होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ठीक है, और एम, इसकी जगह के भी लगा देते हैं, ये भी सही है। यानी कि बी की जगह आएगा क्या क्या आएगा, एक तो पी आएगा, एक आएगा क्यू। चलो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना। अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, अगर हम बात करते हैं यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट है, ध्यान रखना ये फ्रीजिंग पॉइंट है, डेल्टा टी एफ नहीं है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। तो यहां पर हम क्या करना पड़ेगा, यहां पर आई के लिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नहीं, क्योंकि अगर आई बढ़ाओगे तो डेल्टा टी एफ बढ़ेगा, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, है ना। तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बराबर है। अगर वेपर प्रेशर जो है बढ़ेगा, ठीक है, तो वहां पर फिर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसके लिए आ जाएगा, सी के लिए आ जाएगा क्या, एस आ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में जो है वो क्या क्या आना चाहिए बताओ। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्वांटा फैक्टर आएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी, बराबर है, पाई आई सी आर टी हो गया। देखो ये आ जाएगा, तो ए के लिए क्या आया पी, बी के लिए आया पी क्यू, सी के लिए आया एस और डी के लिए आया पी आर, मतलब आंसर ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। स्टेटमेंट फर्स्ट, व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI द फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज, बढ़ता है। Ag2 रिएक्ट विद जो है वो क्या होता है, बराबर है। देखिए क्या होता है कि जो मर्क्यूरिक आयोडाइड होता है ना, मर्क्यूरिक आयोडाइड, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि बीच में जो रिएक्शन होता है उससे आयंस में कमी आ जाती है,
ठीक है, आयंस में जो है कमी आ जाएगी, और जब आयंस में कमी आ जाएगी तो डेल्टा टीएफ कम हो जाएगा, और जब डेल्टा टीएफ कम हो जाएगा तो यहाँ पर जो है वो क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो वहाँ पर जो है वो, हाँ, डेल्टा टीएफ कम हो जाएगा, ध्यान रखो, तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, पक्का। अब मर्क्यूरिक आयोडाइड जो है वो के बना लेता है, के तो 2-3 तरह के कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना, HgI4, अलग अलग कंपाउंड बनते हैं इसके, है ना। तो के साथ ये मर्क्यूरिक आयोडाइड ऐसा कंपाउंड जो है वो, और ये रहा। अब देखो ये मर्क्यूरिक आयोडाइड है, रिएक्ट विद KI फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स HgI4, वही बेलोमिन है HgI4, ये देखो ये रहा, है ना। तो ये बना लेता है। तो इससे क्या होगा कि पहले अलग अलग आयंस थे, अब आयन की संख्या कम हो गई, है ना। पहले कितने आयंस थे बताओ, पहले कितने थे आयंस, KI के 2 आयंस, है ना, और HgI2 के कितने आयंस, 2, 3 और 2 बहुत सारे, वो कम हो गए। इसका मतलब वांटा फैक्टर कम हो गया, है ना, आयंस का नंबर कम हो गया। वांटा फैक्टर कम होगा तो सॉल्यूशन जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि n नंबर जो पार्टिकल्स होते हैं ना आयंस, वो चेंज हो जाते हैं। तो 64 का आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा 64 में, ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो है वो हम चलते हैं। अब नेशनल रिएजेंट देखो बेटा, ये क्वेश्चन तो हमें याद होना चाहिए, K2HgI4 जो है वो तो क्वेश्चन है हमारा, तो नेशनल रिएजेंट हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये तो फैक्ट दिया है मैंने, मतलब जो, क्योंकि आपके नीट में आते हैं फैक्ट क्वेश्चन, तो फैक्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको जो है वो दिया है। तो 65 का आंसर हो जाएगा क्या, बी, ठीक है। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग जो टेस्ट सीरीज है नीट का हमारा 7 नंबर का क्या हमारा डिस्कशन करने जा रहे हैं ना। तो ऑर्गेनिक का सबसे 66 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्या हमारा एक नेम रिएक्शन जो पूछा है, आइडेंटिफाई द नेम रिएक्शन, है ना। इसमें क्या दिया गया हमारा, बेंजीन है, और बेंजीन को क्या किया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या हमारा HCl के साथ रिएक्शन किया गया है। तो किसके प्रेजेंस में किया गया है, तो ये हमारा एनहाइड्रस क्या हमारा AlCl3, या और इसके साथ क्या ले हम CuCl यानी क्यूप्रस क्लोराइड। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो ये क्या हमारा, जब बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनाता प्रोडक्ट क्या हमारा बेंजल डिहाइड बनाता है। और ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को हम गेटरमैन कोच रिएक्शन बोलते हैं, और ये क्या हमारे एक नेम रिएक्शन है। इसकी अगर मैकेनिज्म की बात करें तो देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें ये क्या हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसमें क्या हो गया प्लस, और ये क्या हमारा माइनस। मॉडर्न में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे लिखते हैं। अब इसकी रिएक्शन हमारा किसके साथ हुआ, HCl से क्या आया, H+ आया, और ये H+ क्या हुआ, C नेगेटिव पे अटैक कर दिया, तो ये बना दिया क्या हमारा H क्या हमारा CO डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जैसे ही खींचेगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा Cl इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो ये कहीं यहाँ बना दिया क्या हमारा फॉर्माइल क्लोराइड। अब इस पे रिएक्शन किसका हुआ, AlCl3 का। AlCl3 लुईस एसिड का काम कर रहा है, यहाँ से Cl निकल जाएगा, और ये क्या हमारा फॉर्माइल कार्बोकटायन क्या हमारा बना दिया। यानी इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है क्या हमारा HCO पॉजिटिव बनता है, ये क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना, और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा, तो बना देगा बेंजल डिहाइड, और इस रिएक्शन का नाम क्या हमारा गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। तो 66 का जो आंसर हो गया क्या हमारा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच आर द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन में जो रिएक्शन होता है, सबसे कॉमन रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है, इंडक्टिव फैक्ट पे डिपेंड करता है, स्टेरिक हिंडेंस फैक्ट पे डिपेंड करता है, और क्या हमारा कार्बोनाइल कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे भी डिपेंड करेगा। तो कार्बोनाइल कार्बन में पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कितनी है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा उतनी फास्ट होगा। तो यहाँ पे जो
अल्काइल ग्रुप है, ये क्या हमारा प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। और प्लस आई इफेक्ट जो होता है ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी प्लस आई इफेक्ट वैल्यू जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिएक्टिविटी क्या होगा उतनी कम। वहीं पे अगर हम माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो माइनस आई इफेक्ट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो माइनस आई इफेक्ट की वैल्यू जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतनी फास्ट होगा। पूरे एल्डिहाइड कीटोन में अगर देखें तो एल्डिहाइड कीटोन में सबसे हाईली जो रिएक्टिव होता है वो क्या होता है फॉर्मल डिहाइड होता है, क्योंकि फॉर्मल डिहाइड में हाइड्रोजन का जो प्लस आई इफेक्ट की वैल्यू है ये क्या हमारा 0 है, यानी इसकी कार्बोनाइल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या हमारा सबसे ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा सबसे फास्ट हो जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है ये क्या हमारा सबसे फास्ट होने वाला है। ये H ये क्या हमारा NO माइनस O नेगेटिव। अब इसमें क्या है इथाइल है, तो जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा प्लस आई की वैल्यू बढ़ेगा। इसमें नॉर्मल प्रोफाइल है, प्लस आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया मैक्सिमम हो गया। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ भी प्लस आई की वैल्यू क्या हमारा इथाइल से ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ प्लस आई की वैल्यू क्या हमारा 0 है। इसलिए फॉर्मल्डिहाइड सारे एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। और एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन जो होता है उसकी रिएक्टिविटी हमेशा एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन से क्या होता है कम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिस्पांसिबल फॉर द अल्डोल रिएक्शन, बिल्कुल सही है। जो अल्डोल कंडेंसन रिएक्शन होता है सिर्फ वैसे एल्डिहाइड और कीटोन देता है जिसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, और अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन जो है कि हमारा एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में होता है, इसलिए वहां पे इंटरमीडिएट क्या बनना चाहिए कार्बो एनाइन बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा ये बात सही है कि अल्डोल कंडेंसन रिएक्शन हो चाहे क्या हमारा हाइलोफॉर्म टेस्ट हो तो उसके लिए क्या अल्फा हाइड्रोजन क्या तो होना चाहिए। तो एल्डिहाइड कीटोन वही एल्डिहाइड कीटोन क्या हमारा अल्डोल कंडेंसन रिएक्शन देगा जिसके अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होना चाहिए वो क्या हमारा एसिडिक नेचर का होना चाहिए, एसिडिक नेचर का होगा, तभी ये क्या हमारा आपका अल्डोल कंडेंसन रिएक्शन देगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा जो एल्डिहाइड है या क्या हमारा कीटोन, तो CO ग्रुप के बगल वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अल्फा कार्बन की जो हाइड्रोजन है ये कौन इफेक्ट लगा रहा है माइनस आई इफेक्ट, जिस कारण से ये क्या होगा एसिडिक होगा। इसलिए अल्डोल कंडीशन रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए एसिडिक, क्योंकि जब ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है तो बेस क्या करेगा यहाँ से प्रोटॉन को लेकर निकल जाएगा, यानी H2O निकाल दिया, और इस कार्बन पे क्या गया हमारा नेगेटिव चार्ज यानी कार्बो एनाइन बना दिया। अब ये जो कार्बो एनाइन बना है ये जो कार्बो एनाइन बना है अब इसमें क्या हो जाएगा रिजोनेंस हो जाएगा। अब रिजोनेंस के चलते क्या हमारा इनोलेट आयन बना, और ये रिजोनेंस कारण कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या हमारा इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो इसीलिए क्या हमारा अल्डोल कंडीशन रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन क्या हमारा हमेशा एसिडिक होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 तो क्या हमारा, स्टेटमेंट 2 अब क्या कर रहा है कि रिएक्शन बिटवीन द बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल। अरे बेंजल्डिहाइड यानी अल्डोल कंडीशन रिएक्शन दो तरह का होता है, एक सिंपल अल्डोल कंडीशन होता है, दूसरा क्रॉस अल्डोल कंडीशन। सिंपल अल्डोल में क्या होता है दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और कीटोन क्या होगा सेम टाइप का, और क्रॉस में क्या दो डिफरेंट टाइप का, दो डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड हो क्या दो डिफरेंट टाइप का कीटोन हो, तो वैसे अल्डोल कंडीशन क्या होगा हमारा क्रॉस अल्डोल कंडीशन रिएक्शन होगा। तो ये क्या हमारा बेंजल्डिहाइड है, और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ बोल रहा है आपका इथेनॉल के साथ, मतलब एसिटल्डिहाइड के साथ। देखो ये दो डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड आ गया, और बेस की प्रेजेंस में डाइल्यूट क्या हमारा NaOH या डाइल्यूट KOH लेंगे, तो ये रिएक्शन क्या हमारा दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में अगर रिएक्शन होता है तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंस रिएक्शन। तो यहाँ क्या बोल रहा है रिएक्शन बिटवीन द बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल विल नॉट गिव द क्रॉस अल्डोल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया यहाँ पे नॉट लगा दिया, नॉट नहीं लगेगा, यानी क्या हमारा ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसन रिएक्शन है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या हमारा गलत है। तो ऐसा कौन सा है हमारा ऑप्शन इसमें, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, गलत, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये भी गलत। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 तो क्या हमारा करेक्ट है, ये भी गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यानी इसका आंसर क्या हमारा डी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 क्या हमारा सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या हमारा गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आप ये देखो यहाँ पे क्या हमारा ये साइक्लोहेक्सेन का रिंग है, और इस साइक्लोहेक्सेन के रिंग में
एक तो क्या दे दिया, कीटोन ग्रुप लगाया है, और दूसरा क्या लगाए हुए, एल्डिहाइड, क्या लगाया हमारा, एल्डिहाइड। और ये बोल रहा है कि इस पे क्या डाले, टॉलेंस रिएजेंट डाला है। क्या डाला हमारा, टॉलेंस रिएजेंट, सिल्वर, क्या हमारा, नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट, या कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होगा तो ये अमोनिया के साथ क्या हमारा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये क्या हमारा टॉलेंस रिएजेंट है, ये क्या हमारा टॉलेंस रिएजेंट है। तो आपको पता है कि टॉलेंस रिएजेंट जो है सिर्फ क्या हमारा एल्डिहाइड का टेस्ट देता है, और टॉलेंस रिएजेंट अगर किसी एल्डिहाइड पे डालेंगे तो एसिड या एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा या कार्बोनेट एनाइन बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा टॉलेंस रिएजेंट डाला तो सिर्फ एल्डिहाइड पे क्या हमारा ये रिएक्शन, एल्डिहाइड पे रिएक्शन, कीटोन पे रिएक्शन नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता तो होता है, तो ये एल्डिहाइड को बदल देगा किसमें, एसिड में। तो पहला तो ये पूछ रहा है कि अगर टॉलेंस रिएजेंट ये डाले तो एल्डिहाइड तो बदल गया एसिड में, कोई दिक्कत नहीं, ये बदल दिया हम एसिड में, लेकिन कीटोन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब ये क्या कर रहा है कि नहीं, इस पे आगे NaBH4 डाला गया है, तो आपको पता होना चाहिए NaBH4 जो है किसका किसका रिडक्शन नहीं करता है, NaBH4 किसका किसका रिडक्शन नहीं करेगा। तो ये बात आपको बता दें, NaBH4 जो है किसका किसका रिएक्शन नहीं करता है। तो NaBH4 जो है एक तो क्या करेगा हमारा, एसिड का रिडक्शन नहीं करता है, एस्टर का रिडक्शन नहीं करता है, एमाइड का रिडक्शन नहीं करेगा, और कार्बन का डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का भी रिडक्शन नहीं करता, लेकिन कीटोन का रिडक्शन तो करेगा। तो अगर कीटोन का रिडक्शन करेगा, एसिड पे ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इस पे क्या हमारा इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन इस पे तो रिडक्शन कर देगा। तो अब कीटोन के रिडक्शन से हमेशा कौन सा अल्कोहल बनता है हमारा, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। तो ये क्या बना दिया हमारा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा है जिसमें क्या एल्डिहाइड तो बदलेगा, किसमें, ए नंबर में, ए नंबर में क्या हमारा ये एल्डिहाइड बदल जाएगा कि हमारा एसिड में, कीटोन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, ये वाला। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा, हम सी में तो ऐसा मिल रहा है। फिर बी में क्या होगा, एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कीटोन किसमें बदल जाएगा, अल्कोहल में। तो ऐसा ऑप्शन यही तो मिल रहा है। ये क्या हमारा हो गया आपका ए हो गया, और ये क्या हमारा बी हो गया। तो ऐसा ऑप्शन क्या हमारा सी मिल रहा है, यानी सी इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। The correct structure product A formed in the following reaction, है ना, ये क्या हमारा कैंजारो रिएक्शन है। कैंजारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। तो कैंजारो रिएक्शन में क्या होता है, वैसा एल्डिहाइड लेते हैं जिसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होता है, और जब यहाँ पे हम लोग जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है उसमें क्या हमारा वीक बेस लेते हैं, डाइल्यूट क्या हमारा NaOH, KOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, वीक बेस लेते हैं। लेकिन कैंजारो रिएक्शन में क्या करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, कंसंट्रेट NaOH, कंसंट्रेट KOH। तो इसमें क्या 2 मोल एल्डिहाइड होता है, तो 1 मोल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है, और दूसरे मोल के रिडक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल। तो एक तो एसिड बनाए हुए है, और ये एक क्या बनेगा, अल्कोहल। तो हमको ये पूछ रहा है कि एक क्या बनेगा, एक कौन सा अल्कोहल होगा। लेकिन यहाँ पे जो जनरल क्या हमारा रिएक्शन दिखाते रहता है ना, NaOH, लेकिन यहाँ OH की जगह क्या ले गया है, NaOD ले लिया है। तो आपको पता है कि जब ये NaOD है तो यहाँ से OD माइनस आया। अब इसकी मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें तो मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है, हम कितने मोल एल्डिहाइड लेते हैं, 2 मोल लेते हैं, और ये क्या हमारा सिंपल कैंजारो रिएक्शन है। क्रॉस में क्या होता है, 2 डिफरेंट टाइप का होता है। अगर दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड सेम हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तो वो क्या हमारा सिंपल कैंजारो होता है। अगर इसकी हम लोग मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म कुछ क्या हमारा इस प्रकार का है। ठीक है, ये क्या हमारा OD क्या हमारा माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन खींचा, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा क्या हमारा पॉजिटिव, ये क्या हमारा OD माइनस इस पे चले गया। अब ये जैसे इस पे क्या हमारा ये अटैक किया तो ये क्या आ गया हमारा, अब जरा ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, O नेगेटिव, ये क्या हमारा H, और ये क्या लग गया हमारा OD। तो ये पहला मोल ये बन गया क्या हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया, ये क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट, और ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 है। अब क्या हो गया कि दूसरा मोल क्या हमारा एल्डिहाइड आया, ये दूसरा मोल क्या लिया हम, बेंजल डिहाइड। अब जरा देखो दूसरा मोल जब लिए तब क्या होने वाला है,
तो ये क्या हमारा, अब ये O नेगेटिव जो है ना स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ऐसे एल्डिहाइड का हाइड्रोजन माइग्रेट जल्दी करता नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें दिया, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करा दिए, ये क्या हमारा CO नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे जो हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है यानी क्या हमारा H माइनस का जो शिफ्टिंग हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, ये क्या हमारा हाइड्राइड शिफ्ट जो होता है ये क्या हमारा स्लो स्टेप होता है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट है ना, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट का है। हाइड्राइड शिफ्ट जब किए ये इलेक्ट्रॉन खींच आती, ये बन गया हमारा कुछ ऐसा, ये जरा आप देखना, ये क्या हमारा CH2O नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखो जैसे ये यहाँ से प्रोटॉन डोनेट किया, हाइड्राइड का शिफ्टिंग किया, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो हम लोग को ये बना, साथ में क्या बन गया हमारा, ये साथ में मेरा ये बेंजॉक्सी आयन बना, और साथ में क्या बना, ये हमारा, ये देखिए यहाँ से ये क्या करेगा, ये वाला COOD ये आ गया। अब यहां से क्या करेगा, O नेगेटिव बेस का काम कर रहा है, ये यहां से D प्रोटॉन दे देगा, जब प्रोटॉन दे देगा तो ये हमारा बन जाएगा क्या हमारा, ये बना CH2 और इसमें O के साथ क्या लग गया DOD। तो अब देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, इसी को तो शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PH लिखते हैं, यानी PH CH2 और क्या हमारा OD। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हमको मिल रहा है, PH CH2 OD। देखो ये पहला ऑप्शन ही आ रहा है, इसमें क्या हमारा OH है, इसमें क्या इस पर D लग गया, D में 2 D लग गया, तो ये क्या हमारा A ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये देखो ये क्या हमारा RCN अल्काइल साइनाइड है। अल्काइल साइनाइड पे चाहे एसिड क्लोराइड पे डिवाइल डालें या क्या हमारा स्टर पे डिवाइल डालें, बिल्कुल NCERT से उठाया गया है। तो इस पे जैसे डिवाइल डालेंगे डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जैसे इस पे हम डिवाइल डालेंगे डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या करता है, साइनाइड का रिडक्शन कर देता है, डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये डिवाइल है, ये डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। नंबर 1 तो ये हो गया, और नंबर 2 क्या किया हम, H2O डाले इन एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो ये क्या करता है, डिवाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिवाइल साइनाइड पे डालो चाहे एसिड क्लोराइड पे डालो चाहे स्टर पे डालो, आपको क्वेश्चन में क्या साइनाइड दिया हुआ, ठीक है। तो ये इसको रिडक्शन करके बदल देगा, किसमें, एल्डिहाइड में बदल देगा। जहां पे रिडक्शन आता है, रिडक्शन की मैकेनिज्म को हमको जानने की जरूरत नहीं होता, वहां पे इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं डायरेक्ट। लेकिन इसमें याद रखना आप, ये तो क्वेश्चन क्या हमारा साइनाइड से किसमें बदल गया, ये कौन ग्रुप में बदल गया, यानी Y पूछा तो Y क्या बन गया हमारा, एल्डिहाइड बन गया, Y जो क्या हमारा एल्डिहाइड, तो साइनाइड रिएक्शन से क्या बन गया हमारा एल्डिहाइड। लेकिन यहाँ पे स्टर भी देगा तो स्टर में भी ये क्या CO ग्रुप बदल जाएगा एल्डिहाइड में, OR बदल जाता है किसमें, अल्कोहल में, यानी क्या हमारा C ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पूरी डिटेल आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट मैच द बिटवीन द लिस्ट 1 स्टार्टिंग एंड लिस्ट 2 रिजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, किस किस क्या से बेंजल्डिहाइड बनेगा, इसमें क्या करना हमको, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है कि बेंजल्डिहाइड किससे किससे बनेगा। ये क्वेश्चन अभी भी आया था, देखो ये बेंजीन है, अगर बेंजीन में हम क्या करें, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या हमारा HCl एनहाइड्रस AlCl3 डाल दें, तो ये क्या हमारा गेटरमैन कोच रिएक्शन है, और गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या बन जाता है हमारा, बेंजल्डिहाइड बन जाता है, यानी बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो ये क्या हो गया हमारा गेटरमैन कोच रिएक्शन जो अभी जस्ट बताए थे, ठीक है। अब बेंजोनाइट्राइल से क्या हमारा एल्डिहाइड बनाना है, तो बेंजोनाइट्राइल ये क्या हमारा HCl एसेंशियल टू HCl विथ हाइड्रोलाइसिस। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या हमारा किसी भी साइनाइड का हम आगे स्टेफेंस रिडक्शन करवा रहे हैं, कौन सा रिडक्शन हमारा, स्टेफेंस रिएक्शन, क्या हमारा SnCl2 स्टेफेंस रिडक्शन करवा दें, क्या हमारा ये रिडक्शन करवा दिए इसका
किसके प्रेजेंस में, SnCl2 HCl। तो ये साइनाइड की रिडक्शन से बन जाएगा पहले इमाइन। क्या बन जाएगा हमारा, इमाइन, यानी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया हमारा, इमाइन। अब इस इमाइन की क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। ये स्टेफेंस रिडक्शन है। क्या हमारा, स्टेफेंस रिडक्शन। क्या हमारा, स्टेफेंस रिडक्शन। तो स्टेफेंस रिडक्शन में ये क्या हमारा, इस पे अब इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दिए। क्या हमारा, हाइड्रोलाइसिस किए। तो जैसे इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इमाइन बदल जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में। कहीं भी अगर इमाइन के आप हाइड्रोलाइसिस करोगे ना तो हमेशा वो बदलता है किसमें, एल्डिहाइड में बदल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हमारा स्टेफेंस रिएक्शन है, यानी क्या हमारा, ये बेंजीन से तो ये बना दिए। अब बेंजोनाइट्राइल क्या हमारा, स्टेफेंस रिएक्शन चले गया। अब बेंजोनाइल क्लोराइड, तो ये क्या, रोजनबार्ड रिएक्शन हो गया। देखो ऐसा ऑप्शन किस में आ रहा है, यानी 1 का जो है आपका R, 1 का क्या हमारा, 1 का हो गया R, सेकेंड का हो गया क्या हमारा P, 1 का हो गया R, सेकेंड का क्या हमारा P, तो 1 का R, सेकेंड का P, ये तो मिल गया। और ये क्या हमारा थर्ड का हो गया क्या हमारा, थर्ड का हो गया हमारा Q, थर्ड का क्या हो गया हमारा Q, तो थर्ड का Q क्या हमारे किसमें दे रहा है, ये वाला ऑप्शन आ गया। ये देखो आप, है ना, ये क्या हमारा 1 का क्या आ गया, R आ गया, ठीक है ना। सेकेंड का क्या आ गया हमारा, P आ गया, और क्या हमारा थर्ड का क्या आ गया Q, तो बिल्कुल क्या हमारा सही है, यानी ये क्या हमारा नेम रिएक्शन। तो 72 का आंसर हो गया क्या हमारा C। अगले क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर द फॉलोइंग कंपाउंड इन टुवर्ड द SCN एडिशन, यानी एल्डिहाइड कीटोन में जब SCN की रिएक्शन कराते हैं ना तो इसमें साइनोहाइड्राइन बनता है। और अभी आपको बात किए थे कि एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी हमेशा एलिफेटिक से कम होता है। अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन के ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे स्ट्रॉन्ग -R ग्रुप, स्ट्रॉन्ग क्या हमारा ऑर्थो पैरा पोजिशन पे स्ट्रॉन्ग -R ग्रुप, -R या -M, इस पे क्या हमारा, जैसे NO2 है, NO2 कौन सा ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग -R और -I ग्रुप। ये ऑर्थो पे लगा हुआ हो, किस पे हमारा, या तो ऑर्थो पे या क्या हमारा पैरा पे, कहीं भी लगेगा। ये -R या क्या हमारा -I, ऑर्थो या पैरा पे लगा होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। लेकिन वहीं पे ये तो क्या कर, डायरेक्टली हो जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ये डायरेक्टली हो जाएगा। लेकिन वहीं पे +R या +M बोले, एक ही बात है, +R +I होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो अब जरा ये देखो, इसमें सेकेंड नंबर जो है, इसमें NO2 ऑर्थो पे लगा हुआ, ये किसका, कौन इफेक्ट लगा देगा, -R और -I, तो ये रिएक्टिविटी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बोनिल पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ा देगा। अब ये देखो, आपको पता है कि रेजोनेंस मेटा पोजीशन पे नहीं होता है, मेटा पे सिर्फ कौन इफेक्ट लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। तो ये 1 2 3 तो मेटा पे है, यहाँ सिर्फ कौन इफेक्ट लगा, -I इफेक्ट। ठीक है, अब ये फिर ऑर्थो पे है, तो ऑर्थो पे ये मिथॉक्सी ग्रुप, तो ये +R या बोलो +M लगा दिया। ठीक है, ये क्या मेटा पे क्या हमारा, ये मिथॉक्सी ग्रुप, तो यहाँ पे फिर क्या लगाया, ये मेटा पे, तो इस पर रेजोनेंस नहीं लगेगा, -I लगेगा। तो सबसे डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा इफेक्ट होता है हमारा, रेजोनेंस इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा जो -R इफेक्ट लगेगा क्या हमारा, सेकेंड में, यानी सेकेंड की रिएक्टिविटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होने वाला है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में यहाँ पे अगर देखो -R तो घटाएगा। अब ये इंडक्टिव की बात करें तो यहाँ पे क्या हमारा थर्ड नंबर पे क्या लग रहा है, -I इफेक्ट में क्या हमारा मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या हमारा NO2 लगा हुआ है। तो NO2 की -I इफेक्ट क्या मिथॉक्सी से ज्यादा हो जाएगा। अब उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट आ जाएगा, और फोर्थ में तो थर्ड में तो क्या है +R लग रहा है, इसलिए रिएक्टिविटी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन मिलो आप में, किसमें है, फोर्थ सबसे पहले, यानी फोर्थ की, हाँ सेकेंड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा गया, सेकेंड सबसे पहले, उसके बाद फोर्थ। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा बन रहा, सेकेंड, फिर क्या फोर्थ के बाद क्या हमारा फर्स्ट के बाद क्या हमारा थर्ड, तो यानी ये क्या हमारा डी ऑप्शन चले गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिगार्डिंग द फ्लोइंग कन्वर्सन। ये देखो यहाँ पे एल्डिहाइड दिया है
और एल्डिहाइड बदल रहा है 3 डिग्री अल्कोहल में, और कीटोन बन रहा है क्या हमारा 3 डिग्री अल्कोहल में। तो कौन सा रिएजेंट इसमें यूज करेंगे तो क्या हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो ये बात तो पता है, इसमें गिरनार्ड रिजेंट भी यूज किया गया। तो गिरनार्ड रिजेंट जो है एल्डिहाइड की रिएक्शन करता है एल्डिहाइड के साथ, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, और कीटोन से क्या बनाता है 3 डिग्री अल्कोहल। या ईस्टर होगा तो ईस्टर से पहले कीटोन बनेगा, फिर उसके बाद क्या हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो अब उस अकॉर्डिंग करते हैं हम। अगर इस पर हम क्या किए, टॉलेंस रिएजेंट डाले, अगर टॉलेंस रिएजेंट नंबर 1 में डाले तो ये क्या करेगा, कीटोन पे तो कोई रिएक्शन करने वाला है नहीं, लेकिन एल्डिहाइड को किस में बदल देगा ये, यानी ये COH है और ये क्या हमारा CO है। तो इस पे हम क्या डाले, टॉलेंस रिएजेंट। अगर इस पे टॉलेंस रिएजेंट डाले तो ये क्या हमारा टॉलेंस रिएजेंट जो एल्डिहाइड को बदलेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और इसको बदल दिया किसमें, एसिड में। तो पहला काम तो हम कर दिए, कीटोन पर कोई इफेक्ट नहीं डाला, और ये क्या कर दिया, इसको एसिड में बदल दिया। अब क्या है कि अब देखो 3 डिग्री हमको क्या अल्कोहल बनाना है, तो 3 डिग्री अल्कोहल तभी बन सकता है जब मेरे पास कीटोन हो। तो अब ये क्या हमारा यहां तो बना एसिड, या फिर ईस्टर होगा तो ईस्टर में एक्सेस क्या हमारा गिरनार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे तब हो सकता है। तो अब दूसरा जो है क्या मिथाइल अल्कोहल, और ये क्या हमारा HCl दिया हुआ है, यानी ये क्या हमारा एस्टरिफिकेशन है, ये मिथाइल अल्कोहल, और ये क्या H+ एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या हो गया हमारा एस्टरिफिकेशन हो गया, यानी यहाँ पे बन गया हमारा ईस्टर। क्या बन गया हमारा ईस्टर। अब ये बना दिया हम इसको ईस्टर में बदल दिए, OCH3, ये क्या बना ईस्टर, और ये क्या हमारा कीटोन है। ठीक है, अब क्या हो गया कि इसमें हमको इसको बदलना है किसमें, 3 डिग्री अल्कोहल में, और कीटोन को भी 3 डिग्री अल्कोहल में। अगर हम यहाँ पे एक्सेस यूज कर लें, एक्सेस क्या हमारा गिरनार्ड रिएजेंट, मिथाइल मैग्नीशियम क्या हमारा ब्रोमाइड, यानी तब ये क्या करेगा, पहले ये इसको हटाएगा, 1 मोल यहाँ खर्च होगा, तो पहले ये बनाएगा कीटोन, फिर दूसरा मोल यहाँ जाएगा तो कीटोन से बनाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, और ये या इसको भी अल्कोहल में बदल रहा है 3 डिग्री अल्कोहल, इसका मतलब ये इस पे भी अटैक किया है। ठीक है, तो यहाँ से भी यानी कि हमारा गिरनार्ड रिएजेंट जो है यहाँ पे कितना मोल लगा, यहाँ पे लगा आपको 2 मोल, पहले 1 मोल से क्या बनाया कीटोन, फिर दूसरा मोल अटैक किया, तब बना दिया क्या हमारा अल्कोहल 3 डिग्री। तो यानी 2 मोल इसमें 1 मोल इसमें, टोटल यहाँ पे कितना मोल लगेगा, 3 मोल लगेगा। वहां मोल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझना है, क्वेश्चन के नेचर से हमको समझ में आ रहा है वहां के दोनों को कितने में बदल दिया है, 3 डिग्री अल्कोहल में। इसका मतलब ये है कि गिरनार्ड रिएजेंट जो यहाँ पे एक्सेस यूज किया गया है, गिरनार्ड रिएजेंट क्या किया गया हमारा, एक्सेस यूज किया गया है, तभी ये 3 डिग्री अल्कोहल में बदला है। यानी ये फर्स्ट ऑप्शन चले गया 74 का। हाँ, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये क्या हमारा फिडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन है, ये बेंजीन है, और बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ किया जा रहा है, बेंजोनाइल क्लोराइड के साथ किया जा रहा है। ये क्या हमारा फिडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन है। ये क्या हमारा एनहाइड्रस क्या हमारा AlCl3, ये फिडल क्राफ्ट क्या हमारा एसिलेशन रिएक्शन है, शॉर्ट फॉर्म में लिखें फिडल क्राफ्ट क्या हमारा एसिलेशन। तो ये क्या करेगा, एनहाइड्रस लुईस एसिड जो है, ये क्लोरीन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये लुईस एसिड है, ये बदल जाएगा कार्बो कैटायन में, ये बदल गया किसमें, कार्बो कैटायन में, ये बदल गया। अब ये इस पे क्या करेगा, अटैक कर देगा, फिर S से H+ लॉस हो जाएगा। तो उसमें पूरी मैकेनिज्म लगता है, पूरी मैकेनिज्म की यहाँ पे जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये क्या हमारा फिडल क्राफ्ट एसिलेशन है, जिसमें क्या बनता है, एरोमेटिक कीटोन बनता है। तो ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा आ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन जो है आपको देखने से D मिल रहा है ना। 75 के बाद हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट कंपाउंड डज नॉट लगा हुआ, जरा ध्यान से पढ़ना, डज नॉट गिव द सिल्वर मिरर, क्या हमारा सिल्वर मिरर व्हेन ट्रीटेड विद टॉलेंस रिएजेंट। कौन से कंपाउंड को क्या करेंगे, यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। ये तो एल्डिहाइड है, देगा ही। अब ये देखो इनॉल फॉर्म है, तो आपको पता है कि ये इनॉल फॉर्म जो है, ये क्या होता है, मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में इनॉल फॉर्म जो होता है लेस स्टेबल होता है। अब इसमें ये इनॉल फॉर्म है, अब इनॉल है
तो इनॉल तो टॉटोमराइजेशन के थ्रू किस में बदल जाता है भाई, ये इनॉल फॉर्म जो है टॉटोमराइजेशन के थ्रू ये बदल जाता है किसमें, कीटोन में बदल जाएगा। जरा ये देखो, ये क्या हमारा सेकेंड वाला, ये इनॉल है और इसमें ये क्या लगा OH, तो ये इनॉल है। अब इनॉल जो है में टॉटोमरिज्म होगा क्योंकि इनॉल लेस स्टेबल होता है, ये क्या हमारा लेस स्टेबल है, तो इसमें टॉटोमरिज्म होगा। इसमें क्या आ जाएगा, टॉटोमरिज्म। अब ये इनॉल से किस में बदल जाएगा, ये कीटो में बदल जाएगा। इनॉल किस में बदल जाएगा हमारा, कीटो में, तो ये बदल जाएगा एसीटोन में। किस में बदल गया, एसीटोन। तो आपको पता है कि कीटोन क्या हमारा टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है, तो ये डज नॉट बोल रहा है, यानी क्या हमारा इनॉल फॉर्म तो बदल जाएगा कीटो में, इसलिए क्या हमारा सेकंड ऑप्शन है। लेकिन ये वाला तो दे देगा, ये देखो ये क्या हमारा, इसको अगर इनॉल करेंगे तो ये एल्डिहाइड में बदल जाएगा। और ये हीमीएसिटल कंपाउंड कौन कौन से कंपाउंड देता है, अगर हीमीएसिटल फॉर्म है, हीमीएसिटल का मतलब एक ही कार्बन पे अल्कोहल और एक ही कार्बन ईथर है, तो ये भी टॉलरेंस टेस्ट दे देगा क्योंकि हीमीएसिटल अनस्टेबल होता है, ये फिर बदल जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में। लेकिन एसिटल होता है, अगर सेम कार्बन पे 2 ईथर होता है उसको एसिटल बोलते हैं, तो वो तो नहीं देता है, ये दे देगा। अगर फिर क्या हमारा एल्डिहाइड है तो ये भी टॉलरेंस टेस्ट देता है। फिर अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो उसमें भी क्या हमारा टॉलरेंस टेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा, ये तो दे ही देगा, ये क्या सेकंड ऑप्शन नहीं दे रहा, क्या हमारा सेकंड कीटोन बना, इसलिए सी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब जरा ये देखो, ये क्या हमारा आपका दिया हुआ हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन में क्या वाटर की एडिशन करते हैं, तो हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन, सिर्फ एसिटिलीन से बनता है एल्डिहाइड, और अदर देन एसिटिलीन जो होगा ऑलवेज क्या देगा, कीटोन। तो यहाँ पे वाटर की एडिशन तो कैसे करेंगे, जिधर कार्बोकैटायन की एसिडिटी ज्यादा होगा उधर क्या लगे, देखो इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, तो ये क्या होगा प्लस R जो है कार्बोकैटायन को कर देगा, ज्यादा स्टेबल कर देगा, यानी इस पे क्या लग जाएगा, OH चले जाएगा और मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग, और इस पे क्या चले जाएगा H, तो ये बदल जाएगा इनॉल में। लेकिन फिर इसमें क्या, ये डबल बॉन्ड पे OH लगा था, टॉटोमरिज्म हो जाएगा, इनॉल किस में बदल जाएगा, CO में। तो ऐसा ऑप्शन किस में आ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन क्या हमारा जो पहले वाला क्वेश्चन किए वही मैकेनिज्म यहाँ भी लगा, तो इनॉल से ये टॉटोमरिज्म होगा, किस में बदल जाएगा हमारा, कीटोन में, क्योंकि स्ट्रक्चर ये बड़ा लंबा है, कहते हैं लिखने में ज्यादा बोर्ड पे आ जाएगा। तो इसका सीधा मैकेनिज्म यहाँ सब क्या, इससे पूरी मैकेनिज्म तो पहले मरकर ही रेड होगा, फिर क्या हमारा वाटर रेड होता है। लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक इसमें ये है कि सीधा क्या प्लस माइनस करके देखो किधर प्लस ज्यादा स्टेबल है, तो प्लस R के चलते प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, प्लस R के चलते इसी पे क्या चले गया OH, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल गया, जहां भी डबल बॉन्ड से OH लगा होता है इनॉल तो बदल जाता है कीटो में, तो यहाँ क्या हमारा ये एसीटोन दे दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग लेवल ऑफ द हाइड्रोजन इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये लेवल क्या हो, इस हाइड्रोजन की एसिडिक प्रॉपर्टी का ऑर्डर बताना है। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर का होता है ना, वो एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड की जो एसिडिक प्रॉपर्टी होता है वो सबसे ज्यादा होता है। फिर क्या हमारा एरोमेटिक एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड होता है। फिर क्या हमारा एरोमेटिक बेंजोइक एसिड होता है, एरोमेटिक क्या हमारा बेंजोइक एसिड होगा। फिर क्या हमारा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्या हमारा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद क्या था हमारा फिनॉल, क्या जाएगा फिनॉल। फिर क्या था हमारा वाटर, वाटर के बाद फिर क्या जाएगा अल्कोहल, मतलब इस तरह से है। फिर अल्कोहल के बाद आता है कार्बन, कार्बन क्या हमारा ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन। अब जरा देखो इसी ऑर्डर से निकालना है, तो ये इसमें सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रोटॉन है ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, यानी सबसे 2 वाला जो है सबसे मोर एसिडिक हो जाएगा। अब ये देखो ये NO2 के पैरा पोजीशन पे OH रहता है, इस पे कौन -R लग जाएगा, तो एनायन की एसिडिटी क्या हो जाएगा ज्यादा, तो इसके बाद क्या जाएगा थर्ड की एसिडिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। अब ये देखना, अब ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये OH क्या हमारा फिनॉल के साथ है, तो फिनॉल वाला क्या हमारा 4th नंबर पे एसिडिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। और ये 1 नंबर जो एसिटिलीन वाला ये क्या हमारा सबसे बाद में आएगा। तो देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपको, सेकेंड क्या, सबसे पहले क्या सेकेंड, सेकेंड के बाद क्या हमारा थर्ड, तो ऐसा ऑप्शन मिल रहा है क्या सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 1, तो ऐसा क्या हमारा C ऑप्शन में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हाँ, करेक्ट और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ भी क्या हमारा माइनस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो NO2 की माइनस आई सबसे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे NO2 की माइनस क्या हो गया, सबसे ज्यादा आया। फिर क्या हमारा साइनाइड का आया, फिर साइनाइड के बाद क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, फिर क्या हमारा क्लोरीन आएगा। तो माइनस आई की वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा उतनी ज्यादा था। NO2, साइनाइड, फ्लोरीन, फिर क्या हमारा क्लोरीन, यानी क्या हमारा C आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। मैच द लिस्ट ऑफ द विथ 1 and 2, है ना। क्या हेल विलियर्ड जेलेंसी रिएक्शन HBZ रिएक्शन में, HBZ रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन की रिएक्शन रेड फास्फोरस के साथ करते हैं, तो क्या हमारा अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो HBZ रिएक्शन में क्या हमारा Cl2Br2 क्या हमारा रेड फास्फोरस, यानी क्या हमारा ए के लिए क्या आ गया, हमारा ए का जो ऑप्शन आया क्या हमारा ये थर्ड आ गया, ठीक है। फिर क्या हमारा आइडोफॉर्म रिएक्शन में NOH और क्या हमारा I2 यूज करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए, तो ये क्या हमारा बी का जो ऑप्शन आ गया क्या हमारा फर्स्ट आ गया। फिर क्या हमारा इटार्ड रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड CS2 यूज करते हैं, इटार्ड रिएक्शन में क्रोमाइल क्लोराइड क्या हमारा CrO2Cl2, यानी क्या हमारा जो C है C के लिए हम क्या यूज किए सेकेंड, ठीक है। और उसके गटरमैन कोच, तो गटरमैन कोच में कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या हमारा HCl एनहाइड्राइड Cl2, तो ये क्या डी के लिए हम क्या यूज किए फोर्थ यूज किए, क्या हमारा फोर्थ। तो अब देखो ऐसा ऑप्शन किस में आ रहा है, ए का क्या हमारा थर्ड, बी का क्या हमारा फर्स्ट, ऐसा है क्या ए का थर्ड बी का फर्स्ट, सी का क्या हमारा आपका ए का थर्ड बी का फर्स्ट, ए का क्या हमारा थर्ड बी का फर्स्ट सी का सेकेंड, ये आ रहा है ए का थर्ड बी का फर्स्ट सी का सेकेंड और डी का फोर, यानी कि हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इसमें देखो ये माइनस आई इफेक्ट क्या हमारा लग रहा है, तो माइनस से चलते क्या हमारा सेकेंड के एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें ये फिनॉल और एसिड में ये क्या आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल से हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा। अब इसमें ये दोनों में क्यों, क्योंकि इसमें प्लस आर लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू प्लस एच इफेक्ट के थ्रू क्या लगा रहे हैं प्लस आर, तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या हमारा फर्स्ट से कम हो जाएगा, यानी फर्स्ट आएगा, सबसे लास्ट में क्या चले जाएगा, नहीं ये यहाँ पे फोर्थ आएगा। फोर्थ क्या हमारा एसिड है, ये क्या हमारा फिनॉल है, तो इसमें दो इक्विवेलेंट यूनियंस बनेगा, इसमें इक्विवेलेंट यूनियन बनेगा, तो वन की एसिडिक प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा सबसे कम, यानी सब ज्यादा क्या हो गया सेकंड, सेकंड के बाद क्या गया आपका थर्ड आया, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद वन, तो ऐसा ऑप्शन किस में आ रहा है सेकेंड थर्ड फोर्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट द कार्बन डाइऑक्साइड विद सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, यानी ये फिजिबल रिएक्शन का कंसेप्ट है, वही कंपाउंड क्या हमारा फिजिबल रिएक्शन देगा जिसका एसिड स्ट्रांग होगा और बेस क्या होगा वीक। तो कार्बोनिक एसिड जो है H2CO3 कार्बोनिक एसिड से ये क्या बना हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, तो कार्बोनिक एसिड जो है फिनॉल से क्या हमारा वीक एसिड होता है, लेकिन पिक्रिक एसिड क्या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो पिक्रिक एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो जाता है, लेकिन फिनॉल के साथ नहीं होता है, लेकिन पैरानाइट को फिनॉल दे देता है, बेंजोइक एसिड दे देगा, इसीलिए क्या हमारा ये बी के साथ भी रिएक्शन हो जाएगा, सी के साथ भी हो जाएगा, यानी ऐसा ऑप्शन है क्या बी एंड सी, यानी बी और क्या हो गया हमारा सी हो गया। और ये तो क्या हमारा फिनॉल के साथ नहीं, ये तो और प्लस आर इफेक्ट लगा दिया, तो और एसिडिक प्रॉपर्टी क्या घटा दिया फिनॉल की, इसीलिए क्या हमारा फिजिबल रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं देगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज द रिएक्शन विद 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड एसिड, है ना। ये क्या हमारा आपका कौन रिएक्शन है, तो ये केंजारो रिएक्शन है। केंजारो रिएक्शन में अगर ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड पे क्या किया हम कंसंट्रेट NaOH या KOH डाल दें 50% चाहे क्या हमारा 100%, तो ये क्या होगा एक मोल बेंजल्डिहाइड से बन जाएगा एसिड या एसिड का सॉल्ट, और दूसरे मोल से क्या बन जाएगा हमारा अल्कोहल बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेंजल्डिहाइड में अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं, केंजारो रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। कौन सा रिएक्शन हमारा केनिजारो रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है ये केंजारो रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड क्या करेगा केंजारो रिएक्शन देगा क्योंकि उसपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइट्रोजन कैन बी एस्टिमेटेड बाय डेल्टाज मेथड का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो आपको पता होना चाहिए जो डेल्टाज मेथड है
ये क्या हमारा नाइट्रो कंपाउंड के लिए जिसमें NO2 ग्रुप लगा वो नहीं देगा। अगर रिंग में नाइट्रोजन होगा ये भी क्या हमारा कैलेलडार्ट मेथड के हमारा के द्वारा नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं होगा। या ए जो कंपाउंड होगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या हमारा डबल बॉन्ड, तो ये भी नहीं देगा। डाइजोनियम आयन होगा, डाइजोनियम आयन में भी क्या हमारा ये रिएक्शन नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं होगा। तो ये देखो डाइजोनियम आयन में भी नहीं होगा, ये रिंग में है इसमें भी नहीं देगा। ये NO2 ग्रुप लगा ये भी क्या हमारा, यानी ये अमोनियम सल्फेट में नहीं बदल पाता है। अमोनियम सल्फेट हमको फ्री अमोनिया चाहिए तो ये नहीं बदल पाता है, इसीलिए क्या हमारा ये क्या हमारा एमीन NO2 नहीं होना चाहिए, रिंग में नाइट्रोजन होना चाहिए, डाइजोनियम ग्रुप नहीं होना चाहिए, यानी ये एमीन हमारा दे देगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल सुटेबल फॉर कैलेलडार्ट मेथड फॉर नाइट्रोजन एस्टिमेशन। सेम उसी तरह क्वेश्चन, सिर्फ ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पे एनिलीन दे दिया है तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, लेकिन क्या हमारा एनिलीन तो दे देगा क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप लगा हुआ है। कैलेलडार्ट मेथड एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन CSO4 एक्ट एज, इस मेथड में CSO4 किसका काम करता है, एक कैटालिटिक एजेंट का काम करता है। डिस्टिलेशन टेक्निक मोस्ट सुटेबल फॉर सेपरेटिंग द ग्लिसरॉल एंड एस्पेंटल वाई, ये सोप इंडस्ट्रीज में क्या हमारा ग्लिसरॉल के थ्रू क्या बनाता है, सोप बनाया जाता है, साबुन में बनाया जाता है, तो उसको क्या हमारा कह रहा है ग्लिसरॉल एस्पेंटल लाई इन द सोप इंडस्ट्री में इसको कैसे सेपरेट करते हैं, तो ये इसको क्या करता है डिस्टिलेशन अंडर द रिड्यूस प्रेशर के थ्रू इसको क्या किया जाता है सेपरेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फिनॉल रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव टू प्रोडक्ट, है ना। फिनॉल को अगर नाइट्रिक एसिड के साथ डाइल्यूट के साथ बोल रहा है, अगर कंसंट्रेट होता है तब तो ये पिक्रिक एसिड बनाएगा, और डाइल्यूट के साथ अगर कर रहे हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ तो ये क्या बनाता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाता है, और क्या हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल। लेकिन इसमें मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है पैरानाइट्रोफिनॉल, और इसको स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से क्या करते हैं हम सेपरेट करते हैं, क्योंकि जिसमें बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम का डिफरेंस होता है तो वैसे कंपाउंड को क्या करते हैं हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड बेंजल्डिहाइड, इसमें कौन सा बेंजल्डिहाइड देगा, तो पहला जो रिएक्शन है देखो ये क्या हमारे एसिड पे SOCl2 के रिएक्शन करेंगे तो ये बना देगा बेंजोनाइल क्लोराइड बना देगा, एसिड पे SOCl2 से क्या बन गया बेंजोनाइल क्लोराइड। अब इससे रोजनमान रिएक्शन करवा दिए, ये क्या हमारा H2PD क्या हमारा BaSO4 और क्या हमारा क्यूनोलिन भी यूज करते हैं, तो एसिड क्लोराइड से क्या बन जाएगा बेंजल डिहाइड बन जाएगा, और रिएक्शन कौन सा ये रोजनमान रिएक्शन, रोजनमान क्या हमारा रिडक्शन, तो ये तो इससे तो बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ये प्राइमरी अल्कोहल ये एसिड बना देगा तो बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। ये NaBH4 इस पे डालेंगे तो NaBH4 क्या स्टर का रिडक्शन नहीं करता, खत्म। अब ये क्रोमिक एनहाइड्राइड एसिटिक एनहाइड्राइड, टॉलिन को अगर क्रोमियम ट्राइसोलाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो इससे क्या हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाता है। इसमें क्या पहले बेंजलाइडिन डाई एसिटेट, बिल्कुल NCERT का ये है, बेंजलाइडिन डाई एसिटेट बनता है, और इसको फिर क्या करते हैं हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देंगे H2OH+, तो ये क्या बना देगा बेंजल डिहाइड, और ये निकाल देगा एसिटिक एसिड, क्या निकाल देगा एसिटिक एसिड। तो ये इसमें यानी ये तो क्या करेगा हमको दे देगा, तो A दे दिया है ना, ए दिया और क्या हमारा D, तो इस ऑप्शन है क्या A&D, तो ये आ गया A&D। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ऑरेंज रेड स्टेट विद ट्रीटेड विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन। तो ये देखो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन जो है ये क्या जिसको DNP रिजेंट बोलते हैं, ब्राइडी रिजेंट बोलते हैं, ये क्या हमारा एल्डिहाइड कीटोन का, इससे हम टेस्ट भी करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का जिसमें रेड ऑरेंज प्रिस्टेट दे देगा, ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट देता है, स्टर नहीं देगा, एसिड भी नहीं देगा, लेकिन ये क्या हमारा कीटोन है इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा, और ये क्या हमारा DNP रिजेंट के साथ किए तो ये क्या ऑरेंज रेड प्रिस्टेट यहाँ पे DNP रिजेंट के साथ क्या करेगा ये दे देगा। तो ये नहीं सिर्फ क्या हमारा एल्डिहाइड कीटोन ही क्या हमारा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन के साथ
रिएक्शन करेगा, इसलिए क्या होगा डी। तो ये क्या हो गया आज का टेस्ट का डिस्कशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।